अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। मार्क मैंने अभी फ़िलहाल नहीं कराया बेटा जी। लास्ट लेक्चर में मैं आखिरी तीनों टॉपिक्स के तीनों लेक्चर्स को जो है वो मार्क करवा दूँगी बुक से। सबसे पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। सो बेटा आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 10 पे। सबसे पहले हम लोग जो है वो अपने टॉपिक का जो है वो मतलब समझेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो है हम बच्चे डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल की तरतीब। हमारी ज़िंदगी में हमें डिफरेंट एनिमल्स का या डिफरेंट प्लांट्स का या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमें सामना करना पड़ता है। अब बच्चे उनकी जो है वो ये जो कम्प्लेक्सिटी है उनमें जो डिफरेंस है ये किस बेस पे है कि चूँकि उनके बॉडी के सेल्स जो है वो डिफरेंट तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज हुए हैं, डिफरेंट तरतीब से बाहम आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए हमारे यहाँ हमारी दुनिया में हमारी ज़िंदगी में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये सेल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ख़ुद को और किस तरह से डिफरेंट टाइप्स जो है वो ओरिजिनेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी लाइफ या हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कितनी तरह के जो है वो सेल्स प्रेजेंट हैं, कितनी टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट है। देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द सेल्स। एक को हम कहते हैं बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल, एक है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है हमारे पास दैट इज यूकैरियोटिक सेल। ध्यान से सुनिएगा जरा। अच्छा जी, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोट वर्ड निकला है कैरियोट से, कैरियोटाइप से, जिसका मतलब होता है क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ बॉडी। और क्रोमोसोम हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा जी ऐसे सेल्स जो कि बिफोर द न्यूक्लियस हमें मिले, मतलब ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ऐसे सेल्स जिसमें प्रॉपर्ली सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर वाला मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या जीन्स नहीं होंगी। बेटा जी जीन्स होंगी, लेकिन जीन्स जो है वो फ्रीली फ्लोट होंगी, मतलब जो है वो फ्रीली फ्लोट हो रही है इस रीजन में, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अराउंड जो है वो कोई प्रॉपर्ली बाउंड्री जो है वो मौजूद नहीं है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है जी बेटा जी बैक्टीरियल सेल की या बैक्टीरिया की। अच्छा जी, यूकैरियोटिक सेल का अब हम मतलब जानने जा रहे हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, प्रॉपर। कैरियोट बच्चे अभी मैंने आपको बताया टिपिकली न्यूक्लियस। तो बेटा जी ऐसे सेल्स जिसमें प्रॉपर्ली न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसमें प्रॉपर्ली जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है और अंदर उसी तरह जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको हम कहते हैं जी यूकैरियोटिक सेल। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आती हैं जी प्लांट सेल की होगी बात या एनिमल सेल की। फंजाई और एल्गी भी बच्चे इसी में ही आते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये सेल्स जो है बेटा जी डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं और फर्दर हमें जो है वो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं। सबसे पहले है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द थर्ड लास्ट वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बारी बारी करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है वन, यूनिट, एक। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए हों, जिनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल अमीबा। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल
or their whole life depend upon only one cell. These are called unicellular organization, unicellular organisms. ऑक्सीजन चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर इसके जरिए लेके आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर फेंकनी है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। इसके अलावा बच्चे चूंकि जो है मैंने अभी आपको कहा कि अमीबा इसी में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। अच्छा जी, अमीबा का जो ग्रुप होता है बच्चे इसको हम प्रोटिस्ट कहते हैं, प्रोटिस्टा। अमीबा इसमें इंक्लूड होते हैं, इस ग्रुप में, प्रोटिस्टा। तो बेटा यूकैरियोटिक सेल्स है तो उसमें जो है वो ऑर्गेनेलिस छोटी छोटी प्रेजेंट होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि एनर्जी बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चे इसके अंदर जो है वो अभी हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा। तो कहने का ये मतलब है कि सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज इधर ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, या ये जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, या एनर्जी जनरेट कर रही है। ये सारी की सारी जो सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं वो एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल मतलब कॉलोनी से वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है ग्रुप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, those organisms which are present in the form of groups। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं उनको हम कहते हैं जी कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें बच्चे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसकी, वॉलवॉक्स की। ऑर्गेनिज्म का नाम है जी बच्चे वॉलवॉक्स। अच्छा, अब जरा डिटेल सुनेंगे। 100 ऑफ जो है वो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। इनके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बच्चे हम कहते हैं, अगर आपको याद हो तो ये सुना होगा नाम क्लेमेडोमोनास। क्लेमेडोमोनास इंडिविजुअली इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चे, लेकिन जब ये ग्रुप की फॉर्म में आ जाते हैं, ऐसे 100 क्लेमेडोमोनास की यूनिट्स मिलती हैं तो आपके पास वॉलवॉक्स की एक कॉलोनी जो है वो बनती है। अब इसमें बच्चे 100 ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, 100 ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हाँ जी तुम रेस्पिरेशन करो, मैं एनर्जी बनाता हूँ, मैं ऑक्सीजन अंदर लेके आता हूँ, तुम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंको। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। रहते तो एक ग्रुप में है, एक जगह में, लेकिन अपना काम खुद करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म अपने सारे काम खुद करता है। तो इसका ये मतलब है कि बच्चे इनमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो नहीं होती, काम की तकसीम इनमें नहीं है, काम इन्होंने आपस में बांटे हुए नहीं है कि तुम ये करो तुम ये करो। हर ऑर्गेनिज्म एक ही रीजन के अंदर रहते रहते अपने सारे काम खुद करता है। हर ऑर्गेनिज्म अपना जो है वो रेस्पिरेशन खुद करे। फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिज्म अपनी रेस्पिरेशन खुद करेगा, गैसेज एक्सचेंज खुद करेगा, डाइजेशन अपनी खुद करेगा, फूड अपनी इंटेक खुद करेगा, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसका मतलब होता है मैनी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि नंबर ऑफ द सेल जो कि बहुत ज़्यादा मैनी ऑफ द सेल से मिलकर बनते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें आते हैं जी एनिमल्स आगे, इसमें आगे प्लांट्स, इसमें आगे हमारे पास ह्यूमन। अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि अच्छा पहले सुन लें जी, मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत से सेल्स बच्चे आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं जी। मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करते हैं। टिश्यूज़ जो है ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके जो है प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल। जिस तरह अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर लें बच्चे, नंबर ऑफ द सेल्स हैं जो कि नंबर ऑफ द टिश्यूज़ बना रहे हैं। मसल टिश्यूज़ हैं जी, नर्वस टिश्यू हैं जी, इसके अलावा हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, वो मिलकर डिफरेंट ऑर्गन्स बना रहे हैं। स्टमक है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, किडनीज हैं, हैंड्स हैं, फीट हैं, ईयर्स हैं, नोज हैं, आइज़ हैं। अब फिर वो मिलकर डिफरेंट सिस्टम बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नर्वस सिस्टम हो गया,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रीथिंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मसल सिस्टम हो गया। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। तो हम कह सकते हैं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। बेटा जी हम जो है वो क्या करते हैं, सबसे कम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंसिडर करते हैं। सो आज का बेटा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आपको जो है वो समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।